हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 का विज्ञान का पाठ 5 जिसका नाम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है उसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपका पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है जिसमें कुछ परिवर्तनों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि वह परिवर्तन कैसा है, भौतिक है या रासायनिक है। ठीक है, तो जो परिवर्तनों के नाम हैं वो यहाँ मैंने ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। ये देखिए, पहला है प्रकाश संश्लेषण। आप लोग भी इसी तरह से 2 कॉलम बना लीजिएगा, बीच में यहाँ पर आप लाइन लगा सकते हैं ऐसे, और एक कॉलम में परिवर्तन लिखें और दूसरे में भौतिक या रासायनिक। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी लाइन लगा के इस साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है बच्चों, उसमें एक नया पदार्थ बनता है जो पौधे अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो उनका भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये नया पदार्थ बनने के कारण कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ आंसर में लिख दिया है रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसके बाद आपका दूसरा है जल में शक्कर को घोलना। तो देखो बच्चों, जल में जब शक्कर को घोला जाता है तो वो जो शक्कर है, मतलब जो चीनी है, वह सीधा उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाती है ना। तो वहाँ पर जो पानी है उसका रंग नहीं बदलता है। ठीक है, वो पानी में बस आपने चीनी घोल दी और वो पानी ही रहा, उसका जो अवस्था है उसी में सिर्फ मतलब कि थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि वह जल जो है वह अवस्था में तो तरल ही रहा है, परंतु उसमें शक्कर घुलकर एक वो विलयन का रूप ले लिया है बस। ठीक है, तो इस तरह का परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। तीसरा है कोयले का जलाना। तो कोयले को जब हम जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोयले को जलाने पर धुआं निकलता है और वहाँ पर जो कोयला है उसकी राख बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है एक नया पदार्थ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कोयले का जलाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो लिखा हुआ है मोम को पिघलाना। यहाँ आप ध्यान दें बच्चों, केवल पिघलाना लिखा हुआ है मोम का। ठीक है, उसको हम जला नहीं रहे हैं मोम को, यहाँ पर सिर्फ उसको पिघलाया जा रहा है। पिघलने के बाद क्या होगा? मोम दोबारा से ठंडा होने के बाद फिर से मोम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी उसका कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो इसलिए ये परिवर्तन कैसा है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है उसमें लिखा है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर फॉइल बनाना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो होता है फॉइल बनाते हैं, आप लोग देखते होंगे खाना वगैरह जो होता है, मतलब जैसे रोटी पराठे वगैरह आप लोग की मम्मी जो है फॉइल पेपर में लपेट के आपको देती होंगी, है ना। तो वही है यहाँ पर कि वो जो फॉइल है वो बनी कैसे है कि एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया है, पीट कर वो बहुत पतली चादर के रूप में आ गया है। ठीक है, उसी को फॉइल कहा जाता है। ठीक, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसके गुण जो हैं उसमें अभी भी वैसे के वैसे हैं। अगला है इसके बाद भोजन का पाचन। तो भोजन जब आप करते हैं तो उसका पाचन जो होता है वह बिल्कुल अलग ही रूप में होता है। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स हमने जो खाए, जटिल पदार्थ जो हमने खाए होते हैं वो बिल्कुल सरल रूप में आ चुके होते हैं, और सरल रूप में आने के बाद वो हमारे रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भोजन के पाचन में जो नया रूप बन रहा है पदार्थों का, तो वहाँ पर कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये सब आपको समझ आ गए होंगे बच्चों कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा रासायनिक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि आपने यहाँ सत्य असत्य बताने हैं। सत्य असत्य बताने के साथ साथ आपने, अगर जो असत्य है, मतलब जो पॉइंट आपका इसमें से असत्य है, तो उसको आपने सही करके भी लिखना है कि उसका सत्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें दिया हुआ है आपका, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो बच्चों, मान लो एक लकड़ी का ये इस तरह से टुकड़ा वो
बड़ा सा एक कोई लकड़ी है, ठीक है, उसको और छोटे टुकड़ों में हम काट देते हैं, तो देखो जो लकड़ी के और छोटे छोटे जो टुकड़े आपके पास आ रहे हैं, क्या वो लकड़ी नहीं कहलाएंगे? वो भी तो लकड़ी ही हैं, है ना, उनमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि लकड़ी के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में अगर काट दिया गया है तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि कोई नया पदार्थ जरूर बने वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होने के कारण क्या है, ये असत्य। हम इसे लिखेंगे असत्य और इसका कारण भी देंगे, क्योंकि हमें सही करके लिखना है इसे। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी जो है अपना गुण, अपना जो भी उसके फीचर्स होते हैं वो नहीं उसके बदले होते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो अब देखें बच्चों, यहाँ पहले हमारे पास पत्तियाँ थीं, ठीक है, उससे खाद बन रही है। खाद जो बिल्कुल एक नई चीज़ होती है ना, पत्तियाँ आपने देखी होंगी, पौधों की पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उनमें रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और वो खाद का रूप ले लेती हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ बच्चों, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि यहाँ खाद जो है वो एक नया पदार्थ बन रहा है। तो खाद जो एक नया पदार्थ बन रहा है बच्चों, उसके कारण ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा हमारा यहाँ पर, असत्य, ठीक है। क्योंकि नया पदार्थ किस में बनता है, रासायनिक परिवर्तन में, और इसमें लिखा क्या था, भौतिक परिवर्तन, ठीक। तो हम इसका कारण के साथ आंसर दे देंगे, क्योंकि पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो अब हम इसके अगले वाले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। जो अगला जो भाग दिया हुआ है उसमें लिखा है जस्ता यानी कि जिंक जिसे कहा जाता है, वह लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। मतलब कि जिन लोहे की पाइपों पे, मतलब हमारे पास कोई लोहे की पाइप है या लोहे, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार लोहे की पाइप ही है, ठीक है, इस लोहे की पाइप पे अगर आप जिंक या जस्ता, जिसे जिंक इंग्लिश का वर्ड है और जस्ता हिंदी का, तो इसको अगर उसका लेपन कर देते हैं, उसकी एक परत चढ़ा देते हैं लोहे की पाइप पे, तो क्या होगा कि ये जो लोहे की पाइप है इस पे आसानी से जंग नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। जिंक की लेपन करना क्या कहलाता है बच्चों, यशद लेपन, है ना। तो यशद लेपन की प्रक्रिया द्वारा हम लोहे को सुरक्षित रखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ कथन, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सत्य, ठीक है, कोई असत्य नहीं है। तो इसलिए क्योंकि का कोई कारण का जवाब हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। तो आपने बताना है बच्चों कि लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं या नहीं है। तो देखिए, जब हम लोगों ने पाठ करा था तो उस वक्त मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि लोहा और जंग बिल्कुल अलग अलग पदार्थ होते हैं। मतलब जैसे कोई लोहे की कील है, उस कील पर जब जंग लग रहा है, ठीक है, तो वो जो लोहे की कील पर जो जंग लग रहा है उसके कारण वहाँ पर एक खुरदरा खुरदरा सा अलग से पदार्थ ब्राउनिश कलर का उभर आता है, ठीक है। तो ये जो पदार्थ आया है ये किसके कारण आया है, क्योंकि यहाँ पर लोहे का ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। तो यानी आयरन ऑक्साइड जो है वो एक नया पदार्थ यहाँ पर बन जाता है, जिसकी परत यहाँ इस कील के ऊपर आ जाती है। और ये ऑक्साइड बनता किसके कारण है, यहाँ पर नमी और ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है उसके कारण लोहे में जंग लग जाता है और वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एक लोहे का ऑक्साइड मतलब आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, उसी से जंग लगता है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग पदार्थ हैं, एक पदार्थ नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारा असत्य हो गया। और क्योंकि में आंसर दे दिया गया है इसका कि क्योंकि लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ हैं, जंग लोहे का ऑक्साइड है, ठीक है। इसके बाद अगला भाग देखते हैं। अगले भाग में लिखा है भाप का संघनन, मतलब भाप जो होती है उसको इकट्ठा कर दिया गया है। भाप का संघनन मतलब उसको ठंडा करके भाप को, वह ठंडा जब होएगी भाप तो वह इकट्ठी तो हो जाती है, इसी को कहते हैं संघनित होना, ठीक है। वह संघनित हो गई, इकट्ठी हो गई, संघ बन गया उनका, बूंदों का अलग अलग बूंद थी पर वो अब एक जगह आ गई, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
देखो साफ लिखा है नहीं है, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ उसमें शब्द यूज़ कर दिया है नहीं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यानी कि वो कैसा परिवर्तन है, वह रासायनिक तो है ही नहीं, तो हमें यही बताना है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि भाप का संघनन, यानी भाप क्या है, जल वाष्प को ही तो हम कहते हैं, है ना, जल वाष्प है ये। और जल वाष्प जो है जब संघनित हो जाती है तो संघनित होकर वो किसका रूप ले लेती है, जल की बूंदों का ही रूप ले लेती है। तो यहाँ क्या हुआ है, ये जल और भाप दोनों की केवल अवस्था बदली है, मतलब एक तरल रूप में है तो एक गैसीय रूप में है। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट हमारा सत्य हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो खाली स्थान है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तो जो पहला है आपके सामने वो दिया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह डैश है यहाँ पर के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो वहाँ पर जो नया पदार्थ बनता है बच्चों वो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो नया पदार्थ बना है, इसी के कारण जो उसका रंग जो है चूने के पानी का कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, मतलब CO2 को जब चूने के पानी में ऐड किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नया पदार्थ बन गया, जिसके कारण वहाँ उस विलयन का रंग जो है दूधिया हो गया। ठीक, तो इसके बाद जो अगला खाली स्थान है वो देखिए, खाने के सोडे, जो खाने का सोडा जो होता है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताना है अब आपने। ठीक है, तो खाने का सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो आप इस नाम को याद रखेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। थोड़ा सा ये 3 अक्षर का लंबा नाम आपको लग रहा होगा, तो आप इसी को 2 अक्षर के नाम से भी याद कर सकते हैं। 2 अक्षर के नाम में इसका आपने याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर आपके इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन की बजाय आप यहाँ सिर्फ बाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बाई शब्द जो होता है ये हमारा बताता है कि उसमें हाइड्रोजन भी मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपका इसका सूत्र क्या हो जाता है, Na यानी सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3, तो NaHCO3 ये आपका क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप बाइकार्बोनेट लिख रहे हैं तो भी सूत्र यही रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ इसका नाम बदल गया है थोड़ा सा कि हाइड्रोजन को अलग से नहीं बोला गया है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक नाम याद रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब अगला क्वेश्चन इसका भाग देख लेते हैं। ऐसी 2 विधियाँ बतानी है आपने जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो एक तो अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यशद लेपन। और यशद लेपन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, उसमें जिंक जो है यानी जस्ता जो है उसकी परत लोहे पे चढ़ा दी जाती है, जिससे वह जंग लगने से बच जाता है। इसके अलावा बिल्कुल सरल सा उपाय होता है पेंट करना, कि लोहे के पदार्थों पर हम पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से भी लोहे के पदार्थों में जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल किन में परिवर्तन होता है बच्चों, भौतिक गुणों में। जब केवल भौतिक गुण किसी पदार्थ के बदल रहे हैं तो वहाँ भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक गुणों में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें होते हैं किसी पदार्थ का रंग, उसकी मतलब कलर जैसे, ठीक है, उसकी अवस्था बदल रही है, रंग जो होता है वो बहुत ही कम केसेस में बदलता है, वरना वो मतलब कि वैसा ही रहा रहता है पदार्थ। ठीक है, अवस्था बदलती है, उसकी आकृति बदलती है, ठीक है, उसका आमाप बदलता है, मतलब उसके साइज में अगर परिवर्तन आ रहा है तो ये सारे भौतिक गुण होते हैं। ठीक,
तो इसके बाद जो अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है खालिस्तान में, वह लिखा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। तो नए पदार्थ बिल्कुल सही बात है, किस में बनते हैं? रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें नए पदार्थों का बनना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपका। जो चौथे क्वेश्चन में बच्चों यहाँ लिखा है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, ठीक है, और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो देखो बच्चों, जब हम नींबू के रस में अगर खाने का सोडा मिला रहे हैं, ठीक है, प्लस में क्या कर दिया जा रहा है? खाने का सोडा। तो ये जो खाने का सोडा मिलाने से वहाँ पर एक गैस बनती है और उस गैस का नाम होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वहाँ पर, इसी के कारण ये नया पदार्थ बन रहा है, तो इसी के कारण इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये CO2 जो गैस बन रही है ये बुलबुलों के रूप में, मतलब हम वहाँ पर जो बुलबुले से बन रहे होते हैं उनको देखकर बता सकते हैं कि ये बुलबुले जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन। अब जो पाँचवा क्वेश्चन है बच्चों, वो थोड़ा सा उसका आंसर लंबा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही इस तरह से है, तो आपने ये पूरा आंसर लिखना है। ये नहीं समझना कि इसको पूरे को ना लिख के आधा लिख लें, आपने ये पूरी तरह से बिल्कुल आंसर सारा का सारा जो दिया हुआ है वह इसमें लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमें मोमबत्ती के जलने में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो देखो, मोमबत्ती जब जल रही है तो उसके जलने से वहाँ पर भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा उसमें भौतिक परिवर्तन? तो इसके लिए देखो बच्चों, जब मोमबत्ती जल रही है उसका मोम पिघल रहा है, पिघल कर वो साइड में मोमबत्ती के साथ में चिपकता जाता है और नीचे भी गिरता जाता है। ठीक है, ये जो मोम का पिघलना है, इसी मोम को अगर आप ठंडा कर देते हैं तो क्या होगा? वह वापस उस मोम के ही रूप में रहा रहेगा, वह मोम ही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मोम जो होता है, जैसे दिवाली वगैरह पे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं और उनको एक बड़े से दिए में रख के और उनमें फिर से बाती बना देते हैं, तो वहाँ पर क्या है? वह मोम ही तो कहलाता है और उस मोम के कारण वह दिया फिर से जलने लगता है। ठीक, अब ये परिवर्तन जो मोम का पिघलना है, ये कैसा हुआ परिवर्तन बच्चों? भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि मोम जो है मोम ही के रूप में है, वहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक, इसके बाद अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो देखो, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो मोम का जलना जब हो रहा है, मोम के जलने से वहाँ पर एक नया पदार्थ बन रहा है, और वो क्या बन रहा है कि मोम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और वहाँ उसके वाष्प बनते जा रहे हैं। ठीक है, उसके वाष्प जो बनते जा रहे हैं, उन वाष्पों का एक नया रूप है, नया मतलब कि वहाँ पे पदार्थ बनता जा रहा है। ठीक है, और साथ में धुआं भी बनता जाता है। ठीक, तो इस तरह से नया पदार्थ जो बन रहा है वह बता रहा है कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलने में दोनों परिवर्तन यूज़ होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे कहेंगे कि दोनों अलग अलग हैं। तो देखो, एक बार आंसर देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आंसर में जो लिखा है, देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का मोम पिघलता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, वह दोबारा से ठोस होकर वैसे ही मोम की तरह फिर से जलेगा। इसके बाद देखें, मोमबत्ती के जलने पर कुछ मोम के वाष्प भी जलते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मोमबत्ती के जलने से वहाँ जो गैस उत्पन्न हुई वो कौन सी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, यह एक नया पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि मोमबत्ती का जलना केवल जो है वह एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब केवल उसका जलना। वह कैसा परिवर्तन? भौतिक। जलते हुए उसमें से वाष्प बनते हैं, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि ऐसा ही हमें एक और उदाहरण देना है। ठीक है, ऐसा ही हमें एक उदाहरण देना है जिसमें दोनों परिवर्तन होते हों। कौन कौन से? भौतिक भी और रासायनिक भी। ठीक, तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर तुम्हारे लिए जो उदाहरण में लिखा है वह है एलपीजी का जलना। एलपीजी जो हम अपने घरों में जो होते हैं गैस सिलेंडर जो होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो एलपीजी है यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जब हम जलाते हैं हम जब जला रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो उससे पहले क्या है, सिलेंडर जब हमारे पास आया है तो वो किस रूप में आया होता है? वह सिलेंडर के अंदर एक तरल रूप में भरी गई होती है। मतलब उस गैस को बहुत अत्यधिक दाब पर भरा जाता है, तो अधिक दाब होने के कारण जो गैस के जो कण हैं वह किस में बदल जाते हैं? वह तरल पदार्थ में बदल जाते हैं, तो वह तरल लिक्विड रूप में होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, अब वो खाना बनाते हुए लिक्विड रूप से, मतलब जब आप गैस ऑन कर रहे हैं, आपने गैस को जब ऑन कर दिया है तो क्या होगा कि वह लिक्विड रूप से वह गैसीय रूप में आ जाएगी, क्योंकि उसका प्रेशर रिलीज़ हो गया, उसका प्रेशर वहाँ से कम हो गया, तो वह तरल पदार्थ ना रह के किस पदार्थ में आ गई? वापस गैस के रूप में आ गई। तो ये परिवर्तन जहाँ सिर्फ से वो वापस गैस के रूप में आ जाती है, इसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन हुआ बच्चों? अब ये भौतिक परिवर्तन। इसके बाद अगर उसी गैस को हम जला रहे हैं और वो जलती जा रही है, ठीक है, तो मतलब जब आपका बर्नर से मतलब गैस चूल्हा जब जल रहा है तो वहाँ पर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि अगर कोई भी पदार्थ जलता है तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह पदार्थ जल रहा है, अन्यथा नहीं जल पाएगा। ठीक, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गैस जल रही है तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? ऊष्मा, और साथ में एक गैस बन जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एक नया उत्पाद बन गया है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि चूल्हे में जब गैस जल रही है तो वह चूल्हे का जो जलना है वह कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में दोनों में अब आप अंतर समझ गए होंगे कि एलपीजी का जलना केवल जलने की बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। अगर वो मोमबत्ती जो है एलपीजी जो है वह जलकर आपके लिए खाना बना रही है तो आपने देखा होगा कि एलपीजी के चूल्हे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर मान लो वो उसी रूप में रहते भौतिक परिवर्तन होता वहाँ, तो क्या होता? वो ख़त्म ही नहीं होते हैं ना, वो वैसे की वैसी उसी अवस्था में हम फिर यूज़ कर लेते। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि एलपीजी का जलना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर दोनों परिवर्तन आपको समझ आ गए होंगे, एक ही उदाहरण में दोनों परिवर्तन हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका छठा क्वेश्चन। तो और छठे क्वेश्चन में क्या लिखा है? आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो अब हमें यहाँ बताना है कि दही जो जमाई जाती है घरों में वह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखें बच्चों, इसमें जो आंसर लिखा है दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख देने पर दही जमती है। मतलब वो जो दूध है वह जम जाता है, खट्टा उसमें जब लगाया जाता है, मतलब जामन जब लगाया जाता है तो वह थोड़ा सा परिवर्तित होकर अपना जो उसका रूप है वह बिल्कुल ही बदल लेती है। ठीक है, तो दही को हम किसी भी तरीके से वापस दूध में नहीं बदल सकते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और इन परिवर्तनों को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है।
तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में लिखा है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों मनाया जाता है। तो ये हम लोग एक बार पीछे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों, फिर भी दोबारा से देख लीजिए। इसमें लिखा है, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें लकड़ी जलकर राख और धुआं उत्पन्न करती है। यहाँ जलने से नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो नए पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद लिखा है, लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि टुकड़ों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों के गुण समान हैं। मतलब किसी पेड़ को काट कर आप ला रहे हैं और फिर उस के कारण उस पेड़ को जला दे रहे हैं आप, और आपको लकड़ी चाहिए, राख चाहिए, तो इन सब के लिए अब आप इतनी दूर से ये सब चीज़ें तो उठा के नहीं लाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा कि लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको काटना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है क्योंकि टुकड़ों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों के गुण समान हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में लिखा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल बनाने का पूरा जो विधि है बच्चों, ये आपको जो आपके लघु प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं उनमें पूरी अच्छी तरह से बताई गई है, तो आप इस आंसर को वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसको जंग लगाने से बचाव किस कारण होता है। ठीक है, तो अब ये भी हम लोगों ने शुरू में खालिस्तान में डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या किया जाता है, यशद लेपन किया जाता है किसी लोहे को बचाने के लिए, या फिर उसका पेंट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से हम उसको जंग से बचा सकते हैं, तो वो ही बताना है कि कैसे ऐसा होता है। तो देखिए आंसर, लोहे को जंग लगने के लिए वायु तथा नमी दोनों की ज़रूरत होती है। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो इसका वायु से संपर्क टूट जाता है। तो बच्चों ये यहाँ पर संपर्क शब्द जो है वह मिसिंग हो रखा है, आप इसे संपर्क लिख लें। संपर्क टूट जाता है जिस कारण लोहे के गेट को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक, तो आप पेंट कर कर वहाँ पर वातावरण के साथ यानी वायु जिसके में ऑक्सीजन होती है उस तक लोहे तक पहुँचने से बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लोहे में जंग नहीं लगेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपका, अगला 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में लिखा है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगती है। तो आपको बताना है कि रेगिस्तानी क्षेत्र और समुद्रीय तटीय क्षेत्र में से किस में ज़्यादा जंग लगती है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रेगिस्तान। तो रेगिस्तान आंसर हमने क्यों लिखा, क्योंकि रेगिस्तान में नमी की पहले ही कमी होती है। ठीक है, और जो जंग लगती है लोहे में, लोहे के किसी भी पदार्थ में, तो उसके लिए नमी और साथ में किसकी आवश्यकता होती है, नमी प्लस ऑक्सीजन की। तो ये दोनों चीज़ मिलकर जंग लगाती हैं। तो अगर हम रेगिस्तानी इलाके में कोई लोहे का पदार्थ छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगने की ना के बराबर संभावना होती है। परंतु आप समुद्र तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो और वहाँ पर कोई लोहा आपके पास में है या लोहे को आपने समुद्र तट पर ही छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पूरी तरह से उसे नमी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और लोहे में जंग लग जाएगा। ठीक, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर जो लिखा हुआ है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र के पानी के कारण वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो वायु में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, जिसके कारण लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगने की संभावना रहती है। फिर लिखा है, परंतु रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसके कारण लोहे की वस्तुओं में कम जंग लगता है। तो ये हो गया। इसके बाद लिखा है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगती है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 11वां क्वेश्चन है, तो जो 11वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें
आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक ऑप्शन आपने सिर्फ बताना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिए हुए हैं। पहले लिखा है इसका क्वेश्चन, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG कहलाती है। सिलेंडर में एक LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है और ये इसका जो गैस में परिवर्तन होता है इसको नाम दे दिया परिवर्तन A। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये है परिवर्तन A। फिर यही गैस जलती है तो इसको कहते हैं परिवर्तन B। तो क्वेश्चन में लिखा है निम्न कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, तो जो सही कथन है उसका आपने चयन करना है। तो पहला लिखा है प्रक्रम A एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा था सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसको परिवर्तन A का नाम दिया था। तो अगर गैस की केवल अवस्था बदल रही है, मतलब वह लिक्विड से गैस रूप में आ जा रही है, मतलब तरल पदार्थ से गैस पदार्थ में जब आ जा रही है तो उसका केवल अवस्था बदल रही है, ना कि वह पानी ही बदल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आप इसी तरह से लिखेंगे। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है प्रक्रम A एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम B में क्या था, गैस का जलना। ठीक है, गैस जो है फिर से जल रही है, तो ये परिवर्तन कैसा है आपका यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन। तो आप इसको भी नहीं लिख सकते कि प्रक्रम B, जो प्रक्रम A था उसको लिखा हुआ है कि वह एक रासायनिक परिवर्तन है, B में भी लिखा है एक रासायनिक परिवर्तन, और जो B है अपना, एक बार उसे दोबारा से पढ़ लेते हैं कि फिर यही गैस जलती है, मतलब पहले वह लिक्विड से आपकी किस रूप में आ रही है बच्चों, गैस रूप में आ रही है, और ये जो गैस रूप वाली गैस जो होती है वही जलती है। ठीक, तो यानी प्रक्रम B जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन बता रहे हैं, तो ये भी आंसर आपका ठीक है। इसके बाद है प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो ऐसा नहीं होगा, कोई एक ही इन दोनों में से रासायनिक परिवर्तन होगा। इनमें से कोई भी कारण इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक प्रक्रम या परिवर्तन नहीं है। तो देखो बच्चों, ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से एक उत्तर आपने छांटना है। तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर क्या होगा, B वाला, कि प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ क्या लिखा था परिवर्तन B के लिए, ये देख लेते हैं कि गैस जलती है, जो गैस का जलना है वह एक रासायनिक परिवर्तन ही है, जैसे मोमबत्ती का जलना है। ठीक, तो फिर अब हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक आपका आंसर लिखना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अवायवीय जीवाणु जैविक अवशेष पदार्थों को अपघटित कर दे जैव गैस यानी कि बायोगैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है वैसे भी कि वहाँ एक बायोगैस बनती है, इसी को कहा गया है परिवर्तन A। जब गैस दूध के रूप में लाई जाती है, जब उसको जला रहे हैं तो उसका नाम दे दिया गया परिवर्तन B। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। तो यहाँ भी इन चारों में से हमें एक कथन चुनना है। तो देखो पहला क्या लिखा है, प्रक्रम A एक रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रक्रम A में क्या हो रहा था बच्चों, बायोगैस को बनाया जा रहा था। ठीक, इसके बाद प्रक्रम B एक रासायनिक परिवर्तन है। बायोगैस बनने के बाद क्या हो रहा था, उसको मतलब जो गैस है ईंधन के रूप में वह जलाई जा रही है। ठीक, तो अब इस परिवर्तन को कैसे कहेंगे, तो देखिए इनमें से C ऑप्शन में है प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। और फिर इसके बाद अगला है, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे दोनों ही प्रक्रम है परिवर्तन A और परिवर्तन B, दोनों ही परिवर्तन बच्चों हमारे क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन है। तो उत्तर में आ जाएगा A और B रासायनिक परिवर्तन है।
ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमने अपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर कर दें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ सभी बच्चे यहाँ कमेंट और इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। धन्यवाद बच्चों।